नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पूर्व कक्षा में हमने व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ा। इस प्रकार आज हमने स्वर संधि, संधि, संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सबको सविस्तार पढ़ा। आज हम अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। चलिए, प्रथम प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। संधि का समान अर्थ है। संधि का ही मतलब क्या है? मेल, स्थान अथवा आकार। बताइए। संधि का समान अर्थ होगा मेल। संधि के दो प्रमुख भेद होते हैं। कितने प्रमुख भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि और तीसरा व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन विसर्ग, अच हल विसर्ग। तर्हि किम् आगच्छति? 3। और अत्र प्रथमः मेल, द्वितीय अग्रे ग। निहि प्लस धनः की संधि है निर्धनः। निहि प्लस धनः की संधि है निर्धनः। निहि प्लस धनः बराबर निर्धनः। महा प्लस उदधि संधि है। यहां तो फर्स्ट होगा ना निर्धनः। आ प्लस उ बराबर ओ। आप बताएंगे हमें, हमने कौन सी संधि में पढ़ा जहां आ प्लस उ बराबर ओ आदेश हुआ था? अदेंग गुण। उसमें हमने पढ़ा ए प्लस आ बराबर ए अथवा आ प्लस ई अथवा दीर्घ ई बराबर ए अथवा आ प्लस ऋस्व ई अथवा दीर्घ ऋस्व उ अथवा दीर्घ उ बराबर उ। ए प्लस आ अथवा आ प्लस ऋस्वरी अथवा दीर्घरी बराबर अल। ए अथवा आ प्लस री बराबर अल। ये पढ़ा हमने अधीन गुण। तो अत्र किम् आगच्छति? महा प्लस उदधि, आ प्लस उ बराबर ओ। कौन सी संधि? गुण संधि। निम्नलिखित शब्दों में से संधि कीजिए। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। यण संधि, यण संधि में हमने द में से क्या निकाला? ई। द में से निकालेंगे ई। अस्तु, द शेष रह जाएगा, हलंत्यम द। ई के स्थान पे हमने य चेंज किया। ई के स्थान पे हम य चेंज करेंगे। अस्तु, य चेंज किया, यह भी हलंत्यम वाला। हाँ, हलंत्यम य में अ मिलाया तो यह तो पूरा हो गया, लेकिन द के आगे कोई स्वर नहीं है तो द आधा रह गया, मिलाकर बना यद्यपि। धात्री प्लस अंशः, धात्री का री और अंशः का अ, तो री को अर में चेंज किया, सॉरी री को र में चेंज करेंगे। सिर्फ री को र में चेंज करेंगे तो बनेगा धात्रंशः। ठीक है, यानी आधा त है, आधा र है और उसके बाद में अ है, तो बनेगा पूरा त्र। हलंत्यम त, हलंत्यम री के स्थान पर आदेश किया तो हलंत्यम र, उसके बाद में अ, पूर्ण वाक्य बनेगा धात्रंश है। अस्तु, अग्रे मुनि प्लस इंद्रः। मुनि में से ई निकाला, ई के स्थान पे यह आदेश किया। अस्तु, यह आदेश किया तो बनेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो है आपके मुनि प्लस इंद्र है ना, इंद्र है, समान वर्ण है, तो आपके यहाँ पे दीर्घ ई आदेश बने हो जाएगा। रूप बनेगा मुनिंद्रः, बनेगा मुनिंद्रः। यहाँ पे होगा आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ऋस्वरी प्लस ऋस्वरी बराबर दीर्घरी, तो यहाँ पे आपकी जो ऋस्वरी है ना वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा, बनेगा मुनिंद्रः। नी में दीर्घ की मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी, मुनिंद्रः। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालयः।
दुख दुह प्लस लबह, ठीक है। इस विसर्ग को किस में चेंज करेंगे? र में। व्यंजन है हयवरल है ना, तो किस में चेंज कर? तीसरा चौथा पांचवा या हयवरल हो तो विसर्ग को र में चेंज कर देंगे तो बनेगा दुर्लभ। हरिष्येत स है, उसके बाद में तालव्य श है, तो दंत्य स को इश्चुत्व संधि से दंत्य स को तालव्य श में परिवर्तन करेंगे, बनेगा रूप हरिष्येते। इति प्लस आदि, ती का ई को य बनेगा इत्यादि। रमा प्लस ईश, आ प्लस ई बराबर ए, गुण संधि, रूप बनेगा रमेश। यद्यपि धात्रंशः मुनीन्द्रः विद्यालयः दुर्लभः हरिष्येते इत्यादि रमेशः। अग्रे संधि विच्छेद कीजिए। तत्र प्लस आगच्छः, तत्र प्लस आगच्छः, तत्र प्लस आगच्छः, दीर्घ कार्य। गंगा प्लस उर्मिः, गुण कार्य। गंगा प्लस उर्मिः, आ प्लस उ बराबर ओ, रूप बनेगा गंगा प्लस उर्मिः। विष्णु विष्णु डव, ये विष्णु अवह, इसको छोड़ दीजिए। विधवा प्लस आश्रम, उड़व, आप ऐसे कर लीजिए इसको, विष्णु प्लस उड़व, विष्णु प्लस उड़व, रूप बना विष्णु डव। विधवाश्रम है, विधवा प्लस आश्रम है, विधवा प्लस आश्रम। भानु प्लस ए, भानो प्लस ए, तो ओ को किस में चेंज करेंगे? अब में। भानो प्लस ए, ओ को किस में चेंज किया? अब में। ओ को अब में, तो भानवे। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। अस्तु, एक बार हम पुनः बताएं। संधि का समान अर्थ मेल। संधि की प्रमुखता है तीन भेद। निहि प्लस धन, निर्धन। महा प्लस उदधि में संधि गुण संधि। यदि प्लस अपि, यद्यपि। धात्री प्लस अंशः, धात्रंशः। मुनि प्लस इंद्रः, मुनीन्द्रः। विद्या प्लस आलयः, विद्यालयः। दुः प्लस लभः, दुर्लभः। हरिस् प्लस शेते, हरिष्येते। इति प्लस आदि, इत्यादि। रमा प्लस ईशः, रमेशः। तत्रागच्छ, तत्र प्लस आगच्छ। गंगा प्लस उर्मी। विष्णु प्लस उड़व। विधवा प्लस आश्रम। भानो प्लस ए, दिक प्लस अंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों का मेल किया जाता है वहां स्वर संधि होती है। अच वर्णों का परस्पर मेल किया जाता है वहां स्वर संधि होती है। तीसरा प्रश्न है, गुण संधि की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित बताइए। तो पहले हमसे पूछा गया कि स्वर संधि की परिभाषा दीजिए। तो स्वर संधि में हमने पढ़ा, देखिए, दो अच वर्णों के यानी दो स्वरों के, दो अच वर्णों के परस्पर संधि करने से जो विकार अथवा संधि युक्त वर्ण बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो अच वर्णों के परस्पर संधि करने से जो विकार अथवा संधि युक्त वर्ण बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण संधि किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए। तो लिखेंगे ए या आ के बाद ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री हो तो इनका स्थान क्रमशः ए, ओ, अल गुणादेश हो जाता है। अर्थात ए या आ के बाद ई, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, व अथवा री हो तो क्रमशः ए, ओ, अल आदेश हो जाता है। यथा अ प्लस ई बराबर ए, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय।
सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि और तव प्लस लिरिकार है बराबर तवल्लकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है व्यंजन संधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्यंजन संधि जब जिस प्रकार हमने बोला कि दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। इसी भांति जब दो व्यंजनों के परस्पर मेल से विकार आता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। जब किसी व्यंजन वर्ण को उसके आगे के व्यंजन वर्ण से जोड़ा जाता है, जब किसी व्यंजन वर्ण को उसके आगे के व्यंजन वर्ण से जोड़ा जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में दो व्यंजन मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं। व्यंजन संधि को मुख्य रूप से जश्त्व संधि, अनुनासिक संधि, इष्टत्व संधि आदि भेदों में बांटा गया है। उदाहरण देंगे आप, देवस प्लस शेते बराबर देवश्येते, रामस प्लस षष्ठ है बराबर रामश्रेष्ठ है, दिक् प्लस अंबर है दिगंबर है, त्वम प्लस करोषि त्वम करोषि इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से हम विसर्ग संधि, व्यंजन संधि को स्पष्ट करेंगे। अब तीनों प्रश्न को हम वापस से पढ़ते हैं, चारों प्रश्नों को। संधि के कितने भेद होते हैं आप बताइए। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि जहाँ दो स्वरों का मेल किया जाता है और एक नया रूप निकल कर आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हमने 8 भेद पढ़े। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में अ अथवा आ के बाद ए अथवा आ आता है तो रूप निकलता है आ। इसी प्रकार दीर्घ ऋस्व री या दीर्घ ई के बाद ऋस्व ई या दीर्घ ई आता है तो परिणाम दीर्घ ई निकलेगा। नेक्स्ट पढ़ी हमने गुण संधि। गुण संधि में हमने ज्ञात किया कि ए या आ के बाद ई या ई आता है, यानी ऋस्व ई या दीर्घ ई आता है तो परिणाम आएगा ए। ए या आ के बाद उ या उ आता है तो ओ। अ या आ के बाद री या री आता है तो अर। ए या आ के बाद री आता है तो अल। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा हमने वृद्धि संधि। ठीक है, पहले दीर्घ पढ़ी थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए या आ के बाद ए आता है तो आई, ए या आई आए तो आई। ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ। ए या आ के बाद री या री आए तो आर, और अ या आ के बाद में री आए तो आर। तत्पश्चात पढ़ा हमने अयादि संधि। अयादि संधि में कहा कि ए के स्थान पे अया, आई के स्थान पे आया, ओ के स्थान पे अवर, औ के स्थान पे आव आदेश कर देते हैं। बाद में कोई सा भी स्वर हो, कोई मतलब नहीं है हमें, बस ए के स्थान पे अया, ओ के स्थान पे अवर, आई के स्थान पे आया, औ के स्थान पे आव आदेश कर देते हैं। तत्पश्चात पढ़ा हमने यण संधि। यण संधि में ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल आदेश कर देते हैं। ठीक है, आगे कोई सा भी स्वर। फिर पढ़ा हमने पररूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव संधि। ठीक है ना। फिर हम आते हैं विसर्ग संधि में। पर रूप में हमने पढ़ा कि यदि क्या हो आगे ए या ओ हो, तत्पश्चात अ हो तो अ को अवग्रह में चिन्ह कर देंगे। पूर्व रूप में यदि अब अकारांत उपसर्ग हो तो उसके अ को चेंज कर देंगे। प्रकृति भाव संधि में यदि द्विवचन का जो पद बन चुका है उसके बाद में कोई सा भी स्वर आ जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर पढ़ा हमने व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सबसे पहले पढ़ा हमने इष्टत्व संधि, यानी स या त वर्ग के बाद तालव्य श या च वर्ग आए तो दंत्य स तथा त वर्ग के स्थान पे तालव्य श तथा च वर्ग आदेश कर देंगे। तत्पश्चात पढ़ा इष्टत्व संधि। इष्टत्व संधि में कहा कि यदि दंत्य स तथा त वर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य श या ट वर्ग आ जाता है तो दंत्य स तथा त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश कर देंगे। पढ़ा हमने। फिर उसके बाद पढ़ा हमने जश्त्व संधि। जश्त्व संधि में कहा यदि क ख ग घ यानी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, उसके बाद में यदि तीसरा चौथा आ जाए तो प्रथम वर्ग को
उसी के तीसरे वर्ण में आदेश कर देते हैं, है ना। जशत्व संधि से याद रखते हो, च छ ज तीसरा वर्ण है, यानी उसके प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में आदेश कर देना है। अपना तरीका बता रहे हैं हम कि जशत्व संधि आते ही च छ ज तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे इसको उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश करना है। अनुस्वार संधि ने कहा यदि हलंत्य म के बाद में व्यंजन होता है तो म को अनुस्वार में चेंज कर देंगे, लेकिन हलंत्य म के बाद में यदि कोई भी स्वर आ जाता है तो वो हलंत्य में अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा। फिर पढ़ा हमने अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में कहा गया यदि वर्ग का प्रथम वर्ण हो, यानी क ख ग घ ग हो, उसके बाद में कोई सा भी अनुनासिक वर्ण आ जाए तो उस क ख ग घ को उसी वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश कर देंगे। फिर पढ़ा हमने विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पढ़ा सबसे पहले विसर्जनीय स, अर्थात यदि दंत्य स हो और उसके बाद में त थ हो तो उस दंत्य स को दंत्य स में परिवर्तन कर देंगे। सॉरी, विसर्ग के बाद में यदि दंत्य त थ हो तो उसको दंत्य स में परिवर्तन करेंगे। विसर्ग के बाद में यदि च छ हो तो च छ का उच्चारण स्थान है तालु, तो उस विसर्ग को तालव्य श में चेंज कर देंगे। यदि ट ठ हो, ट ठ का उच्चारण स्थान है मूर्धा, तो उस विसर्ग को मूर्धन्य श में चेंज कर देंगे। फिर पढ़ा हमने कि यदि विसर्ग से पहले भी अकारांत अ हो, रस्व अ हो, और विसर्ग के बाद में भी यदि रस्व अ हो तो विसर्ग से जो पूर्व अ, तो विसर्ग को ओ में चेंज कर देंगे, और जो बाद वाला अ है उसको अवग्रह में चेंज कर देंगे। विसर्ग ये है ना, मान लीजिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले यदि रस्व आकार हो और बाद में भी रस्व आकार हो तो इस विसर्ग को ओ में चेंज करेंगे और बाद वाले आकार को अवग्रह में चेंज कर देंगे। फिर पढ़ा कि अ के बाद में रस्व अ को छोड़कर यदि कोई सा भी स्वर आ जाए, विसर्ग के बाद में रस्व आकार को छोड़ के कोई सा भी स्वर आ जाए तो विसर्ग को ही गायब कर देंगे। फिर पढ़ा हमने कि विसर्ग के बाद में यदि तीसरा चौथा पांचवा ये य ह य व र ल व आ जाए तो विसर्ग को र में परिवर्तन कर देंगे। फिर पढ़ा अकारांत विसर्ग के बाद में यदि स्वर या ह य व र ल आ जाए तो विसर्ग को गायब कर देंगे। फिर पढ़ा हमने विसर्ग के बाद में यदि तीसरा चौथा पांचवा या ह या व र ल आ जाए तो विसर्ग को र में चेंज कर देंगे। और रोरे लोरे में कहा कि यदि पूर्व में भी रह हो बाद में भी रह हो तो पूर्व रह का लोप करके उससे पहले जो स्वर है उसको दीर्घ आदेश कर देंगे। इस प्रकार हमारी पूरी संधि आज यहीं पे समाप्त हो जाती है प्रश्नोत्तर के साथ में। एक बार प्रश्नोत्तर फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। संधि का समान अर्थ है मेल, संधि के दो प्रमुख अर्थ होते हैं तीन, और संधि के प्रमुख भेद होते हैं तीन। निर्धन निर्धन बनेगा। संधि का समान अर्थ है मेल, संधि के प्रमुख भेद होते हैं तीन, ठीक है ना। निहि धनः की संधि है निर्धनः, महा प्लस उदधि संधि है गुण संधि, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, धात्री प्लस अंश है दात्रंश है, मुनि प्लस इंद्र है मुनिंद्र, दीर्घी हो जाएगा। विद्या प्लस आलय है विद्यालय, दुहु प्लस लब है दुर्लभ, हरिस प्लस शेते हरिष्येते, इति प्लस आति इत्यादि, रमा प्लस ईश है रमेश है, तत्र प्लस आगच्छ है तत्रागच्छ है, गंगोर्मी गंगा प्लस उर्मा, विष्णुडव है विष्णु प्लस डव उडव है, विद्वाश्रम है विद्वा प्लस आश्रम है, भानवे भानु प्लस ए, दिगंबर है दिक प्लस अंबर है। संधि के कितने भेद? तीन भेद। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों को मिला दिया जाता है। गुण संधि जब अ आ के बाद में ई आए तो ए, आ के बाद में यदि उ आए तो ओ, आ के बाद में यदि री आए तो अर, और आ के बाद में यदि री आए तो अल। व्यंजन संधि को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो जब दो व्यंजनों का समावेश होता है तो नया अर्थ निकल कर आता है, नया पद बनता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे इष्टत्व संधि आप किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं। आज हमारी संधि कार्य यहीं समाप्त होते हैं। अग्रिम कक्षा में समास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।